हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टूल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली, इस वीडियो में हम हमारा जो पहला चैप्टर हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ये हम क्या करने वाले हैं, वन शॉर्ट तरीके से क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब अगला कौन सा वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके चीजें स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, और ये देखो, ये सबसे पहले क्या, ये हमारा वन पेज नोट्स है, ठीक है। अगर इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करते हो, ठीक है, तो ये जो वन पेज नोट्स है ये आपको हमारे एप्लीकेशन प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे देखने मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, हम बचपन से पढ़ता है हिस्ट्री के बारे में। अब हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है, देखो अगर मैं बात करूं, कोई भी जो पास्ट इवेंट हुआ रहता है या फिर हमारे जो एंसेस्टर्स होता है, अगर उनके बारे में हमें पता चलता है, तो सारी चीजें जो हमें पता चलती है वो हिस्टोरिकल रिसर्च की वजह से होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब सीधी सादी भाषा में अगर मैं कहूँ, जब कभी भी हम क्या करते हैं, पास्ट के बारे में चीजों को सर्च करते हैं या फिर उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको हिस्टोरिकल रिसर्च क्या बोला जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो भी इवेंट्स हुए, मतलब पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए, उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट के सीक्वेंस में क्या उनको अरेंज करके क्या स्टडी करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर अगर मैं बात करूं, अगर देखिए शाहजी राजे जो हमारे थे, उनके टाइम की अगर बात करूं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की अगर मैं टाइम की बात करूं, ठीक है। अब यहां पे हमें पता है कि सबसे पहले चीज क्या थी, सबसे पहले जो एरा था वो किसका था, शाहजी राजे जी का था, फिर किसका था, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का था। तो ये कैसे पता चला, ये हमें हिस्टोरिकल रिसर्च की वजह से पता चला। समझ में आ गया। तो हिस्टोरिकल रिसर्च यही करता है कि चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अटेंड करता है, और ये क्या एक कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये चीज चलती रहती है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं साइंस की, साइंस मतलब क्या होता है, साइंस मतलब देखो सीधी सादी भाषा में, साइंस मतलब जब कभी भी किसी भी चीज की जब हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो उसी को हम साइंस बोलते हैं। अब साइंस दो तरीके से डिवाइडेड, एक है फिजिकल साइंस और एक है सोशल साइंस। अब फिजिकल साइंस क्या यूज करते हैं, एम्पेरिकल मेथड यूज करते हैं। अब आप एम्पेरिकल मेथड क्या बोलोगे, देखो एक चीज थोड़ा समझो। जैसे फॉर एन एग्जांपल लेके मैं बात करूं, अगर आपको फिजिक्स का कोई लॉ प्रूव करना है, ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो आप उसको लैब में जाके आराम से, ठीक है, आराम से क्या उसको प्रूफ सही कर सकते हो, हाँ प्रूव कर सकते हो। तो जब कभी भी आप क्या करो, किसी भी चीज को स्टडी करने का क्या यूज करो, आप लैबोरेटरी का यूज करो, तो उस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल मेथड बोलते हैं। अब यहां पे क्या बोला, ऑल लॉज आर यूनिवर्सल। अब यहां पे जितने भी लॉज होते हैं वो सब क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये यूनिवर्सल कैसे होते हैं, देखें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इंडिया में भी वही है, ठीक है, अमेरिका जाओगे वहां पे भी वही है, चाइना में जाओगे वहां पे भी वही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा है हमारे साइंस वन के फर्स्ट चैप्टर में, कि ऊपर से शेप क्या होता है, नीचे आता है। अब ये कहीं पे भी जाओगे, अगर कोई भी चीज अगर आप ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो नीचे ही आने वाला, ऊपर जाने वाला क्या नहीं। तो ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल्स होते हैं, ठीक है। और इन लॉस को हम जब चाहे तब क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और ये सही है या फिर गलत है, इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब क्या बता, मेथड्स ऑफ डिसिप्लिन यूज इन द हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हिस्टोरिकल रिसर्च में हम कौन से तरीके यूज करते हैं, क्या आपके रिसर्च को स्टडी करने के लिए कौन सी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे जीनियोलॉजी, जिसको मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लिनेज, जहां पे हम क्या करते हैं, वंशों की क्या स्टडी करते हैं। फिर आर्कियोलॉजी, ये क्या है, पास्ट कल्चर की स्टडी होती है। फिर मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, ये जो हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है ना, जो हाथ से लिखी हुई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एपिग्राफी, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो दीवारों पे, ठीक है, जो फोर्ट्स होते हैं, किले होते हैं, उनके ऊपर जो इंस्क्राइब्ड रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनकी स्टडी को हम लोग एपिग्राफी बोलते हैं। अभी याद करके रख लो, क्योंकि ये आपको क्या कंप्लीट द फॉलोइंग में पूछा जाता है, ठीक है। आपको डिसिप्लिन यूज इन द हिस्टोरिकल रिसर्च बोल दिया जाएगा, और आपको चार ऐसे बॉक्स दिए जाएंगे, उसमें आपको लिखने बोला जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्टोग्राफी क्या होता है। हिस्टोग्राफी मतलब राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। जब कभी भी हम क्या करते हैं, हमारे पास्ट के बारे में हम क्या लिखते हैं पास्ट के बारे में हम जब चीजें लिखते हैं, और हम जब उसको वेरीफाई करके लिखे, क्या उसको चेक करके लिखे, हाँ ये जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है क्या सही है या गलत है, कहीं गलत तो नहीं इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है, या फिर मुझे गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं पता चले। जब हम पूरी चीजें वेरीफाई करके सिस्टमैटिक स्टडी करके फिर जाके हम जब नरेशन लिखते हैं, तो उस नरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राफी बोलते हैं। अब जो बंदा हिस्टोग्राफी लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हियर वी हैव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अब मॉडर्न हिस्टोग्राफी के हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे क्या निकल के आते हैं। सबसे पहली चीज ये क्या, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, सही बात है। अब आप देखोगे साइंस में अगर कोई भी चीज अगर स्टडी करते हो, ठीक है, किस पे बेस्ड होती है, एक आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। जैसे जब
आपके पेड़ पे से सेब गिरा था, तो वहां पे जो न्यूटन भाई साहब थे, न्यूटन भाई साहब ने सोचा, एक सवाल है उनके मन में कि ये जो सेब है, ये सेब सीधा नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, या फिर ये गिरा तो सीधा सीधा नीचे ही क्यों गिरा, ये थोड़ा बल खा के क्यों नहीं गिरा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो यहाँ पे जब कभी भी आप मॉडर्न हिस्टोग्राफी की भी स्टडी स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे इसकी जो शुरुआत होती है सबसे पहले एक सवाल से होती है। क्या होता है? सवाल से होती है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एंथ्रोपोसेंट्रिक होते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा आपके ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं। किससे? ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं। ये आपके डाइटीज या फिर जो डीड्स कर्मा वगैरह से रिलेटेड होते हैं नहीं है। आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय द रिलायबल एविडेंस। अब ये जो आंसर्स इसके आते हैं, ये आंसर्स कब सही माने जाएंगे? ये जो आंसर्स हैं, आंसर्स के साथ क्या होगा? प्रूफ होगा, सबूत होगा, तभी ये सही माने जाएंगे। हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। जो हिस्ट्री है वो क्या प्रेजेंट करता है? ग्राफ प्रेजेंट करता है मैनकाइंड के जर्नी का, कि पहले ह्यूमन ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। समझ में आ गया? अब आगे क्या बोला है? हिस्ट्री इज अ ग्रीक टर्म। हिस्ट्री क्या है? ग्रीक टर्म है, जो डिराइव हुआ है आपके हिस्टोरीज से, ठीक है। हिस्टोरीज, ये हिस्टोरीज क्या थे? एक किताब थी जो किसने लिखा था? आपके ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने लिखा था। कौन सी सेंचुरी में लिखा था? 5th सेंचुरी में क्या लिखा था? क्लियर हो गया? अब यहां पे मैं बात करूं, अब कहीं ना कहीं अब हिस्ट्री थोड़ा सा अब क्या होने लगा था, लोगों ने हिस्ट्री को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने लगा था। और यहाँ पे गॉटिंजन यूनिवर्सिटी एक पहली यूनिवर्सिटी थी जिसके पास एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था। क्या? हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए। कहां पे? जर्मनी में 1737 में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम ऑफ द नोटेबल स्कॉलर्स। अब देखो ये जो नोट्स है बहुत ही क्रिस्प करके मैंने बनाया हुआ है, बहुत छोटे नोट्स हैं, ठीक है, जो आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प होते हैं, ठीक है, एग्जाम टाइम में। पहला क्या आता है? रेन डेस्कार्ट्स। अब रेन डेस्कार्ट्स कौन थे? याद रखो, रेन डेस्कार्ट्स उन स्कॉलर्स में थे जिन्होंने इंसिस्ट किया कि जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उनकी रिलायबिलिटी को हमें क्या चेक करना चाहिए, कि वो कितने सही है, कितने गलत है। अगर गलत है तो क्या क्या चीजें गलत है, ये चीजें हमें क्या चेक करना चाहिए। उन्होंने उन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम क्या था? डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ठीक है। जिसने डिस्कोर्स ऑन द मेथड में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें लिखी जिसने कहीं ना कहीं आपकी जो हिस्ट्रीज को पढ़ने का जो तरीका था, इवैल्यूएशन करने का जो तरीका था, वो क्या बदल के रख दिया। और उन्होंने अपनी किताब में ये भी चीज लिखी कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ द डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। जहां पे इन्होंने बोला कि तब तक किसी चीज पर भरोसा मत करो जब तक आपके मन में उस चीज को लेकर जितने भी शक आए, जितना भी प्रॉब्लम्स, जितने भी इश्यूज हैं, सारे क्या आपके क्लियर नहीं हो जाते तब तक, ठीक है। अब वोल्टेयर की बात करते हैं। वोल्टेयर का ओरिजिनल नाम क्या था? फ्रांकोइस मारियोट था, ठीक है। ये क्या कहते हैं? ये कहते थे कि देखो, हिस्ट्री को सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सिर्फ डेट वाइज प्रॉपर लगा के उसको स्टडी करना, ये सिर्फ इनफ नहीं होगा, बल्कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम के सोशल ट्रेडिशन क्या थे, ट्रेड कैसे होता था, इकोनॉमी कैसे चलती थी, एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट था, इन चीजों के बारे में भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। जब हम क्या करेंगे? जब हम ह्यूमन के जितने भी एस्पेक्ट्स है उन सभी चीजों को क्या करेंगे? एक साथ लेके कि जब स्टडी करेंगे तभी हमें हिस्ट्री के बारे में क्या प्रॉपर पता चल पाएगा। और इसलिए जो वोल्टेयर को क्या बोला जाता? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या बोला जाता था। फिर अगले हमारे जो स्कॉलर निकल के आते हैं वो आते हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। अब जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल कौन थे? ये एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने इंसिस्ट किया कि जो हिस्टोरिकल रियलिटी है वो क्या लॉजिकल मैनर में क्या प्रेजेंट की जानी चाहिए। अब यहाँ पे इनका मानना क्या था? इनका मानना ये था कि हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम एज न्यू एविडेंस विल कम फॉरवर्ड। सही बात है। ये क्या कहते थे कि जो इतिहास है वो समय के हिसाब से बदलता जाएगा, जैसे जैसे नए नए सबूत, नए नए एविडेंस बाहर निकलते आएंगे, वैसे वैसे जो इतिहास है वो बदलता जाएगा। क्यों बदलता जाएगा? देखो, इनका भी मानना एक तरीके से सही है। आज हमने जितनी स्टडी की उस हिसाब से हमें मालूम है कि पास्ट में क्या हुआ था। कल और डेप्थ में स्टडी की जाएगी, कल नए और एविडेंस आएंगे तो इतिहास बदलेगा। सही बात है ना। हम हिस्ट्री को सही करने की कोशिश करेंगे ना, कि हम आज की जनरेशन को गलत इंफॉर्मेशन देंगे क्या? नहीं। तो जैसे जैसे इतिहास में क्या होने लगेगा, इतिहास की और ज्यादा डिटेल स्टडी होने लगेगी, नए नए एविडेंसेस आएंगे, तो हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज। क्लियर हो गया? अब कन्विंस दैट द हिस्टोरिकल मेथड्स वर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी। अब इनका जो तरीका था, इसने क्या किया? सबको कन्विंस कर दिया कि भाई देखो, हिस्ट्री को पढ़ने का जो तरीका है ये किसी भी तरीके से साइंस के स्टडी करने के तरीके के मेथड से बिल्कुल कम है नहीं। इन्होंने किताब लिखी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस एंड रीजन इन हिस्ट्री, ठीक है। अब साथ ही साथ डायलेक्टिक्स की बात करें। डायलेक्टिक्स भी आपके जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल का ही था, ठीक है। ये मेथड क्या है? जब कभी क्या, अभी आप क्या करो? एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, एनालिसिस करो, और वो एनालिसिस बेस किस पे? दो डायरेक्ट अपोजिट पे बेस्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायलेक्टिक्स बोलते हैं।
ठीक है। अब जब डायरेक्ट हम जब करते हैं तो सबसे पहली चीज हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर स्टडी चीज को क्या स्टडी करते हैं। जब एक पर्टिकुलर चीज को स्टडी करते हैं तो वहां पे जो एक थियरी प्रपोज होती है तो उसको हम लोग थीसिस बोलते हैं। फिर उसके अपोजिट भी सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये लड़का अच्छा है, ठीक है, ये लड़का अच्छा है तो मैंने एक थ्योरी प्रपोज की तो वो क्या होगा, थीसिस हो गया। और मैं ये भी दूसरे पर्सपेक्टिव भी सोचूंगा कि नहीं ये लड़का क्या हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सही बात है। तो ये जो अब ये जो पहली थियरी क्या थी, अच्छा था, दूसरी थियरी क्या हो गई, उसकी कॉन्ट्रेरी मतलब उसकी अपोजिट हो गई, तो वो क्या हो गया, उसे एंटीथेसिस बोलेंगे। फिर उसके बाद अब दोनों ही चीजें एनालाइज करके तो मैं एक जिस्ट पे पहुंचूंगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिस्ट को निकालूंगा, फिर एक नई थीसिस नई थियरी निकल के आएगी जिसको हम लोग सिंथेसिस बोलेंगे। इतना पार्ट क्लियर है। अब आते हैं लियोपोल्ड वॉन रंके पे। अब लियोपोल्ड वॉन रंके का क्या मैटर है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो लियोपोल्ड वॉन रंके, ठीक है, जो बर्लिन यूनिवर्सिटी से क्या बिलोंग करते थे, और मैं आपको बता दूं कि उस पर्टिकुलर टाइम में लोग ज्यादातर इनके ही तरीके का इस्तेमाल किया करते थे। अब लियोपोल्ड वॉन रंके हमेशा क्रिटिकल मेथड जो था, ठीक है, जो एनालिसिस हिस्टोरिकल रिसर्च का, उसके बारे में क्या बात करते थे। उन्होंने हमेशा फोकस किया कि जब कभी भी हिस्ट्री की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कैप्चर की जा रही है तो वो हमेशा जो हिस्ट्री का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसी से क्या किया जाना चाहिए, कैप्चर किया जाना चाहिए, उधर ही से क्या कलेक्ट किया जाना चाहिए। He stated all types of documents associated with historical document need to be examined। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स जितने भी दस्तावेज हैं जो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, उन सभी को हमें क्या करना चाहिए, हमें क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, क्रिटिसाइजेस द इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने क्रिटिसाइज किया, ये अगेंस्ट में बोले कि क्या जो मनगढ़ंत कहानियां लिखी गई है, अपने मन से जो मन आया वो लिख दिया गया, तो उस चीज को इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज भी किया। इतना बात क्लियर है। अब इन्होंने दो किताब लिखी, द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। डन। फिर अगला आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या कहते थे, कार्ल मार्क्स का मानना ये था भाई, और ये देखो ये इंपॉर्टेंट बन के निकला ना, कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि जो हिस्ट्री है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब सिर्फ इमेजिनेटिव नरेशन पे बेस्ड नहीं है। ये क्या लोग कैसे जिंदा रहते थे, लोग कैसे जिया करते थे, इसके बारे में हिस्ट्री है। Human relationships are shaped by the fundamental needs of the people and the ownership as well as prevalent means of production to meet those needs। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिलेशन क्यों है, रिलेशन तब है कि जब एक इंसान की जो जरूरत है वो दूसरा इंसान का पूरा कर सकेगा, तभी क्या आप दो लोगों के बीच में क्या रिलेशन बनता है। समझ में, उसके बिना रिलेशनशिप बनता नहीं, ऐसा हमारे कार्ल मार्क्स भैया क्या कहते थे। समझ में आ गया। और यहाँ पे साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो ओनरशिप था मींस ऑफ प्रोडक्शन का, जो ओनर था मींस ऑफ प्रोडक्शन का, जिनके पास होता था उनसे हमारे रिश्ते अच्छे। फिर उसके बाद क्या बोला था, एक्सेसिबिलिटी टू दिस मींस मे नॉट बी इक्वल टू डिफरेंट सेट ऑफ सोसाइटी। सही बात है। अगर मैं बात करूं कि जो वेल्थ होती है, क्या वेल्थ सभी कैटेगरी जो होती है, सभी जो क्लास होता है सोसाइटी का, क्या उनमें उनमें क्या एक जैसा बांटा जाता है? नहीं सर, एक जैसा तो बांटा नहीं जाता। Inequality causes the division of the society into class which leads to the क्लास स्ट्रगल। अब ये जो इनक्वालिटी होती है, ठीक है, किसी को वेल्थ ज्यादा है किसी को कम है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके ये क्या बोलते हैं जो अलग अलग स्ट्रैटा होती है उनमें क्या होता है, उनमें मतभेद आ जाता है, ठीक है, डिवीजन आ जाता है। और जिनके पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है वो क्या करते हैं, वो लोअर क्लास वाले लोग को हरास करते हैं। और इनकी एक किताब थी, इसका नाम क्या था, दास कैपिटल। समझा। फिर एनालिस्ट स्कूल आता है। एनालिस्ट स्कूल भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकल आता है। ठीक है, एनालिस्ट स्कूल ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट कभी निकल के आया, फ्रांस में निकल के आया 20th सेंचुरी के शुरुआत में। ठीक है, जिसने क्या दिया, एक नया डायरेक्शन दिया कि हिस्ट्री राइटिंग को हमें कैसे लिखना चाहिए। ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, एक फ्रेंच हिस्टोरियन द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था। और इन्होंने बोला कि जो हिस्ट्री है सिर्फ पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी के बारे में नहीं है, ये क्लाइमेट के बारे में भी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर ट्रेड के बारे में भी होनी चाहिए। मतलब जितने भी हमारे ये स्कॉलर्स थे उन सभी ने यही कहा कि सिर्फ आप लड़ाई झगड़े के बारे में मत लिखो, आप सारे एस्पेक्ट्स के बारे में लिखो, तभी आपको क्या मिल पाएगा, आपको सही इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। फिर आता है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करें, हिस्ट्री को रिस्ट्रक्चर करें, क्या एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या बोलते हैं। अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के जो फंडामेंटल्स मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप करने में किसने हेल्प किया था, साइमन डी बेवियर ने क्या हेल्प किया था। ठीक है। अब इन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च को जो वुमेन्स के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स उनके लाइफ के, उन सभी से क्या किया, एनालाइज किया। अब ईयर 1990 के बाद वुमेन क्या बन गई, एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास क्या बनती हुई यहाँ पे दिखाई दी। अगला माइकल फौकॉल्ट। अब माइकल फौकॉल्ट कहते थे भाई देखो, इन्होंने चीज, इनका जो बुक था उसका नाम क्या था, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और इनका जो तरीका था वो भी क्या था, उसका बुक का उसका भी नाम क्या था, आर्कियोलॉजी ऑफ। अब इन्होंने आर्ग्यू किया कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को, ठीक है, हिस्टोरिकल चीजों को
जब हम क्या करते हैं, जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं, ये क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में लगाना बिल्कुल सही नहीं है। ये कहते थे कि आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल्स द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रुथ बट एक्सप्लेन्स द वेरियस ट्रांजिशंस ऑफ द पास्ट। अब यहाँ पे ये कहते थे कि जो आर्कियोलॉजी है कभी भी आपको हिस्टोरिकल ट्रुथ नहीं बताती, बस पास्ट से लेकर अभी तक क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करती है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब भी लिखी थी, इसका नाम आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज था, और इनके मेथड का नाम भी क्या था, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या निकल के आता था। समझ में आ गया, इतना पार्ट क्लियर। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भाई नीचे कमेंट कर देना, सर नोट्स 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 देखेंगे, अगर जिस हिसाब से आपके कमेंट्स होंगे उस अकॉर्डिंग आपको नोट्स क्या मिल लेंगे। तो मिलता है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।